वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनवायरमेंटल साइंस की और एनवायरमेंटल साइंस में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है ऊर्जा। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सोलर एनर्जी के ऊपर, सौर ऊर्जा के ऊपर। इससे पहले हमने बायोमास के बारे में चर्चा करी कि बायोमास किस प्रकार का स्रोत है और कहाँ से हमें प्राप्त होता है, और इन सभी विषयों के बारे में हमने चर्चा करी। आज का हमारा टॉपिक है सौर ऊर्जा। देखते हैं जरा सौर ऊर्जा। देखिए, सबसे पहला तो यही समझ लो कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी ये एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, सदैव के लिए चलता रहेगा। देखिए, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा शक्ति अपार है, जैसा कि मैंने बताया, एवं यह अक्षय है। अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। सौर ऊर्जा के उपयोग को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग। इसमें सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष संग्रह करके इसे गर्म करने, विद्युत उत्पन्न करने, ठंडा करने आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष उपयोग। इसमें सूर्य द्वारा चलने वाली कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, जैसे पवन, बायोमास, पनबिजली शक्ति इत्यादि। सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में किया जा सकता है। इन उपकरणों को 3 प्रकार के संयंत्रों में बांटा गया है। पहला निष्क्रिय, दूसरा सक्रिय और तीसरा फोटोवोल्टिक। एक एक करके देखते हैं जरा। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा ऊर्जा का विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। अगर पूरी दुनिया इसको अपना ले बड़े पैमाने पे तो वर्ल्ड स्तर पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है। हम ये तो नहीं कहेंगे खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कम हम इसको कर सकते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, अतः इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसको तो बोलते ही है भविष्य का ईंधन, ध्यान रखना, हाइड्रोजन को भी बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन भारत सरकार के द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा व मकर रेखा पर स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबंधित है या वो इसके लिए काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, यूनाइटेड नेशन के तत्कालीन महासचिव बान द्वारा किया गया। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का मतलब है ये। ISA का सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में है, तो महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कोच्चि हवाई अड्डा केरल में है। आगे बढ़ते हैं, हरित ईंधन और बायोडीजल की बात करेंगे। एथेनॉल या जिसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है, एक प्रसिद्ध अल्कोहल है। इसका प्रयोग हरित ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। ग्रीन हम इसे बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का ग्रीन एनर्जी सोर्स है। एथेनॉल को हरित ईंधन स्रोत से शामिल एथेनॉल को हरित ईंधन स्रोत में शामिल किया जाता है। एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ जैसे गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पाइन, करंज, फर्न, इनसे भी प्राप्त हो सकता है। ये सब आपके हरित ईंधन के स्रोत हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन एनर्जी सोर्स है, ध्यान रखना। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु
सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, शीरा, धान, मक्का, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल इत्यादि शामिल होते हैं। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फ्यूल सेल से विद्युत दिष्ट धारा के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का प्रयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के लिए तथा स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। भारत में 2003 से राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था। 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। पेंगोमिया, जैट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग करने हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं कि इसके जो बीज होते हैं उनको पीसा जाता है। जट्रोफा के जो बीज होते हैं उनको पीस लेते हैं और उनसे जो तेल निकलता है उस तेल को क्या करते हैं, डीजल में मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि डीजल में जब वो तेल मिला दिया जाता है तो वो डीजल के जैसा ही बिहेव करता है, तो इससे क्या होता है, डीजल की बचत होती है। इसी को बोलते हैं बायोडीजल। पेंगोमिया पिनाटा के बीजों में लिपिड बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलोइक अम्ल होता है। इसी कारण पेंगोमिया पिनाटा को भी बायोडीजल का विकल्प माना जा सकता है। यानी बायोडीजल जैट्रोफा से भी मिल सकता है और पेंगोमिया से भी मिल सकता है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जैट्रोफा, पेंगोमिया, सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। भारत में भूतापी ऊर्जा के अगर स्रोत आप देखो तो हिमालय है, खंबात बेसिन है, सोनाटा है, पश्चिमी घाट है, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन है, जहां पर भूतापी ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं। और लास्ट पॉइंट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधे तथा जंतुओं को हानि पहुंचती है। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो, और अगली जो हमारी क्लास होगी साथियों वो होगी पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।